कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? तुम एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। अरे वाह, क्या बात है। दुष्यंत कुमार जी की ये लाइन है और क्या सटीक है, क्या सार्थक है। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो। लेकिन आज मैं किसी व्यक्ति विशेष की या किसी के जीवन की कहानी आपको नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक इंतजार की कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक लम्हे की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका इंतजार शायद हम लोगों ने कई सालों से किया है। दोस्तों, आप सभी को बधाइयां। हम सभी जानते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत चुका है और बहुत ही शानदार तरह से वो जीत चुका है। 7 रन से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये मुकाबला जीता। लेकिन दोस्तों, वो मैच अगर आपने देखा है तो शायद आप में से कई लोग सहमत होंगे कि आखिरी के वो जो 5 ओवर थे शायद वो सांसें रोक देने वाले थे। मैं अपना बताऊंगा। फर्स्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपना वर्किंग करके घर जा रहा था और मैं इतना एक्साइटेड था उस मैच के लिए कि मैं रुक नहीं पा रहा था। तो मेरा फोन, मैंने हेडफोन लगा के अपने कान में कमेंट्री सुनता सुनता मैं घर को ड्राइव करता हुआ जा रहा था। एंड रास्ते में फिर हम कहीं रुके क्योंकि मैच इतने दिलचस्प मोड़ पे आ चुका था। मेरे साथ मेरे दोस्त भी था और हमने एक जगह नुक्कड़ पे खड़े होकर उस मैच को एंजॉय करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ना हो पाएगा, क्योंकि इतना सांसें रोक देने वाला वो मैच था। एंड इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। भारत ने टॉस जीता। 176 रनों का भारत ने स्कोर बनाया, जिसमें भारत ने शुरुआत में ही 2 विकेट अपने खो दिए थे। लेकिन उसके बाद भारत के अभी तक एक भी मैच में स्कोर नहीं बनाने वाले भारत के किंग यानी कि विराट कोहली साहब ने 76 रनों की अपनी सूझबूझ भरी पारी से भारत का स्कोर वहां तक पहुंचाया। इसके बाद अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। निचले क्रम में भी कुछ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी हुई, लेकिन भारत 176 रनों के स्कोर तक तो पहुंच गया। लेकिन 176 रनों का जो स्कोर था वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था, वो डिफेंडेबल था, क्योंकि अब काम गेंदबाजों का था। तो पूरी की पूरी जो निगाहें थी वो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, इन सभी पे आ पड़ी और भारत ने शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट निकाल दिए। तब मानो ऐसा लगा कि भाई ये वर्ल्ड कप तो अब हमारा है। लेकिन उसके बाद जब क्विंटन डिकॉक और क्लासेन बल्लेबाजी करने लगे, सो उस समय तो ऐसा लगा कि मानो भारत के हाथ से ये वर्ल्ड कप निकल गया, क्योंकि इतनी धुआंधार पारी क्लासेन की तरफ से की जा रही थी। और आई थिंक 15 ओवर में 140-42 रन वहां पे लग चुके थे स्कोर पे, और शायद 30 रन 5 ओवर में चाहिए थे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 3 विकेट शायद दक्षिण अफ्रीका के उस समय हो गए थे और मैच में कुछ नहीं बचा था। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 25 से 30% लोग भारत में ऐसे होंगे जिन्होंने अपना टीवी, अपना मोबाइल बंद करके रख दिया होगा कि भाई हमें वापस से इतिहास का गवाह नहीं बनना है, क्योंकि भारत इससे पहले लगातार 13 सालों से आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स में जाके हार रही थी। एक और फाइनल की हार हमसे बर्दाश्त तो ना हो पाएगी भैया। मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा था कि यार अब मैं ये पल नहीं देख पाऊंगा। 5 ओवर जब बचे तब 6वें ओवर में शायद ऐसा था कि 36 गेंद में शायद 54 रन की आवश्यकता थी। वहां तक मैच ऐसा था कि यार यहाँ से अगर विकेट गिरते हैं तो शायद मैच बन जाएगा। लेकिन हमारे अक्षर साहब आते हैं और बल्लेबाजी से तो इन्होंने उस दिन प्रभावित किया, लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तो एक ही ओवर में क्लासेन भाई साहब ने इनके 24 रन कूट दिए। तब मानो लगा कि भाई भारत के हाथ से वर्ल्ड कप चला गया। अब 30 गेंद में 30 रन, मतलब 30 गेंद में 30 रन दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके हाथ पे बहुत सारे विकेट्स हैं। क्लासेन जैसा बल्लेबाज उस समय बल्लेबाजी कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मानो 2 ओवर के अंदर ही मैच अब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा और वापस से वही हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे। खड़ा हूं आज भी ये दिल ये बेकरार है। रोहित का हमें वो इमोशनल वापस से चेहरा दिखाया जाएगा, कोहली का हमें चेहरा दिखाया जाएगा, बाकी तमाम खिलाड़ी हमें इमोशनल दिखाई देंगे और वो लहर जो है वो इंस्टाग्राम पे बाढ़ जैसी आने चालू हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो क्लिप्स निकालना भी चालू कर दिए होंगे। अब लेकिन यहाँ से खेल असली शुरू होता है। सबसे पहले जब 15 ओवर हो जाते हैं तो जो गेंद थी वो हार्दिक पांड्या को दी जाती है।
अब आप देखेंगे कि मुंबई इंडियंस जब 2024 का जो IPL हुआ उसमें बू का कितना शिकार हुए और इतना क्रिटिसाइज उनको किया गया। उसके बाद उनके पर्सनल जो रिश्ते थे उसको भी लेके बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट भरे पड़े। तो उस बंदे के हाथ में गेंदबाजी दी और जैसे ही हार्दिक पांड्या आए, उस समय 30 गेंद पे 30 रनों की आवश्यकता थी। तो जैसे ही हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने सबसे पहले क्लासेन को कैच आउट करा दिया, मानो एक खुशी की लहर पूरे के पूरे भारतीय टीम के अंदर दौड़ पड़ी और जितने भी फैंस वहां पर बैठे हुए थे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और भारत को लगा कि नहीं यार, यहां से भी कुछ तो हो सकता है। एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या उस ओवर में सिर्फ 4 रन देके वहां जाते हैं। अब 24 गेंद में 26 रनों की जरूरत थी और वहां पर गेंद दी जाती है अर्शदीप के आई थिंक बुमराह के हाथों में, और बुमराह मात्र शायद 2 या 3 रन का ओवर वहां पर देकर जाते हैं और यानसन का विकेट वहां पे वे लेके जाते हैं, जो कि वे भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं निचले क्रम में, और शायद वो मैच 2-3 ओवर में 2 ओवर में ख़त्म कर सकते थे। लेकिन वहां पर असली जादू चला बुमराह का और उन्होंने यानसन का विकेट निकाल लिया। अब भारत को मैच के अंदर और भी ज़्यादा जान आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब अगर हम यहाँ से 1-2 विकेट अगर और निकाल लेते हैं तो शायद ये मैच हमारा बन जाएगा। डेविड मिलर वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि डेविड मिलर कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। और इसके बाद अर्शदीप को गेंदबाजी दी जाती है। अर्शदीप भी वहां पे आके बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं और शायद 2 या 3 रन का ओवर वो वहां पर फेंक कर जाते हैं। जहां 24 गेंद में 26 रनों की जरूरत थी, वहां पर ऐसा समय आ जाता है कि 1 ओवर में 16 रनों की जरूरत दक्षिण अफ्रीका को पड़ती है और उस समय विकेट पर डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज मौजूद होते हैं। तो ये भी लगता है कि यार 1 ओवर में 16 रन देके तो मतलब अर्शदीप ने अपना काम तो कर दिया है, बहुत ही अच्छे खासे रन वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास में आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ना तो अर्शदीप है, ना हमारे पास में बुमराह है, तो कौन है हमारे पास में? हमारे पास में थे सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उस मैच में। उस टूर्नामेंट में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हार्दिक पांड्या की तरफ से हुई थी और लोगों को उम्मीद थी कि शायद हार्दिक पांड्या ये मैच को बचा लेंगे अगर वो किसी तरह डेविड मिलर को वहाँ पर रोक ले। उनके साथ साथ केशव महाराज वहाँ पर दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे और पहली गेंद फुल टॉस फेंकती है और जब आसमान में घुमा के जब डेविड मिलर मारते हैं ऑफ साइड की तरफ, तो ऐसा लगता है कि मानो ये गेंद सीमा रेखा के पार गई। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं गेंद को और गेंद सीधी जाके थमती है सूर्य कुमार यादव के हाथ में, लेकिन वो एकदम बाउंड्री के करीब है और वो अपने आप का संतुलन बना के रखते हैं और जैसे तैसे वहां पर बाउंड्री लाइन से बचते हुए गेंद को यूं उछाल देते हैं और बाउंड्री लाइन के अंदर घुस के दोबारा वापस आके उस कैच को लपक लेते हैं और वहीं से ऐसा लगता है कि मानो भारत ने वो कैच नहीं वर्ल्ड कप पकड़ा। सूर्य कुमार यादव को हैट्स ऑफ। आई थिंक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट कैच हम उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसे समय पे वो कैच आया जब जिसकी सख्त हमें ज़रूरत थी और शायद वो कैच अगर नहीं होता तो वो 6 रन हो जाते और 5 गेंद में 10 रनों की हमें ज़रूरत दक्षिण अफ्रीका को उस मैच को जीतने के लिए पड़ती और मुझे लगता है कि आसानी से दक्षिण अफ्रीका उस स्कोर तक पहुंच जाती क्योंकि कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो कैच वो मैच बना गया और सूर्य कुमार यादव ने तमाम भारतीय फैंस, तमाम भारतीय जो वहां पर स्टेडियम में बैठकर भारत की टीम को इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, वहां पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक नया संचार, एक नई ऊर्जा, एक नया जोश वहां पर हमारे फील्डर्स के अंदर आ जाता है और इसके बाद में और भी जो बल्लेबाज आते हैं, रवाडा आते हैं या दूसरे जो बल्लेबाज आते हैं, हार्दिक पांड्या आराम से अपनी गेंदबाजी वहाँ पे करते हैं और मात्र 4 से 5 रन और वो वहाँ पे देते हैं और 4-5 रन नहीं, करीब 8 से 9 रन का वो ओवर फेंक देते हैं क्योंकि एक चौका भी वहाँ पर निकल जाता है। सो इस तरह से भारत 7 रनों से ये मुकाबला जीत जाता है और
एक समय तो मतलब ऐसा था कि भारत पूरे तरह से उस मैच को गवा चुका था, लेकिन जैसा मानो कि उनके दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से उस मैच को खींच के भारत ले आया हो और अपने पाले में डाल लिया। लेकिन दोस्तों ये वाकई में एक अद्भुत जीत थी, एक अद्भुत लम्हा हमारे क्रिकेट हिस्ट्री के लिए, हमारे लिए था कि हमने उस क्षण को हमने अपने आंखों से देखा। मैं बता नहीं सकता कि मैंने किस तरह से उस मैच को देखा है, हुआ तो मैं वो क्लिप आपको ज़रूर मैं ऐड करके इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। मतलब इतना जोश, इतना जुनून हमने देखा कि जितने भी लोग वहाँ पर उस समय मौजूद थे, रास्तों पर लोग चिल्लाने लगे, लोग एंजॉय करने लगे। जहाँ जैसे जिस तरह से लोग मैच देख रहे थे, लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब नारे लगाए। मैंने तो खुद वहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम खूब मैंने नारे लगाए और इस इतिहास के हम साक्षी बने। और अच्छा लगता है यार जब रोहित शर्मा को हम देखते हैं कि वो इतना वो वर्ल्ड कप, वो 2019 की कड़वी यादें, वो 2023 हमने देखा कि लगातार 10 मैच इंडिया जीतने के बाद में ऑस्ट्रेलिया से 2023 के फाइनल में जब इंडिया हार जाती है हमारे ही देश के अंदर, तो मानो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे 8 दिनों तक जैसे मातम सा इंडिया के अंदर छा गया हो, जैसे किसी ने हमसे सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन दोस्तों कहानी बदली, वो राइवलरी फिर से हुई और इस टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच बिना गवाए, हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने भी एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन भारत ने भी यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और ग्रुप स्टेज से लेके सुपर 8 तक भारत ने इतना शानदार प्रदर्शन वहाँ पे किया और सारी टीमों को लगातार हराकर हमने क्वालिफाई किया सुपर 8 में। उसके बाद सुपर 8 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया, जो कि अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर किए, और बांग्लादेश को हमने हराया और हमने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद हमने फाइनल में प्रवेश किया और एक ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की। अब बुरा लगता है मुझे दक्षिण अफ्रीका के लिए भी, चोकर्स का दाग उनके ऊपर लगा हुआ है और मानो आज तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने नहीं जीती है और इस बार उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। उनको भी बहुत सारी बधाई, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना उनके लिए भी वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन वहाँ पे किया और फाइनल में जगह बनाई। चूँकि हार जीत वहाँ पे लगी रहती है और वे रनर अप रहे, लेकिन उनको भी बधाई। शानदार क्रिकेट वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने भी खेली और इसके साथ साथ वो यादें हमारी ताज़ा हो गई जब 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। इससे पहले 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, कपिल देव साहब के हमने कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उसके बाद लगभग 23-24 साल के बाद में भारत ने कोई वर्ल्ड कप जीता था और वो धोनी की कप्तानी में हमने 2007 में वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 4 साल बाद हमने ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 जीता और उसके बाद हमने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने अपनी जीती इंग्लैंड को हराकर। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारत ने लगातार न जाने कितने टूर्नामेंट में, कितने आईसीसी टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन हर बार हम किसी न किसी तरह से हम हार जाया करते थे और बहुत बुरा लगता था विराट कोहली के लिए, जिन्होंने आज तक मतलब अपनी कप्तानी में वे कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। कई बार उन्होंने क्वालिफाई किया है लेकिन वे आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, शायद हुनर आजमाया गया कि भाई मुंबई इंडियंस को उन्होंने 5 बार वहाँ पर चैंपियन बनाया है, शायद वे भारत को किसी तरह से चैंपियन बना दें, तो उन्हें कप्तान बनाया गया 2022 में और पहला T20 टूर्नामेंट उनके साथ खेला। भारत वहाँ पर भी आई थिंक सेमीफाइनल में हार गया और 2022 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने अपने नाम किया। 2019 में भारत ने सेमीफाइनल तक का सफ़र वहाँ पर तय किया और न्यूजीलैंड से भारत 2019 के वर्ल्ड कप में ओडीआई में हार गया। उसके बाद 2021 हुआ या 22 हुआ, वहाँ पे हम नाकामयाब रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए T20। लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने मानो ठान के आए थे कि मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे भारत को जिताना है। और दोस्तों वो लम्हा जब हम 13 सालों के बाद कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत पाए, 2011 के बाद 11 सालों के बाद हम कोई आईसीसी ट्रॉफी उठा पाए, और वो क्षण था जब हार्दिक पांड्या के लिए अच्छा लगता है जब इतना क्रिटिसाइज उनको मुंबई इंडियंस की तरफ से वहाँ की ऑडियंस ने किया,
मुंबई ने किया, तमाम लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ पर अपने खेल से, अपनी गेंदबाजी से, अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने जवाब दिया और भारत को ये सुनहरा, ये लम्हा जो कभी ना भूल पाएंगे वो भारत को दिलाया। और इसके बाद विराट कोहली ने वहाँ पर T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया और कहा कि भाई मैं अब इस फॉर्मेट को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना चाहता हूँ। इसके बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी T20 क्रिकेट से। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर संन्यास की घोषणा की और एक सुखद आई थिंक रिटायरमेंट इन तीनों खिलाड़ियों ने अपना किया। और अब ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे और भी जो जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो शुभमन गिल हों, यशस्वी जायसवाल हों, ऋतुराज गायकवाड़ हों, अभिषेक शर्मा हों, या और भी स्पिनर्स जो हमारे बीच में मौजूद हैं, जो अब जडेजा के जाने के बाद में अब हमें दिखाई देने वाले हैं, रवि बिश्नोई हैं। तो अब यंगस्टर्स को मौका देने का टाइम आ गया है दोस्तों। लेकिन ये लंबा इंतज़ार था। 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद भारत 2009 का जो T20 हुआ उसमें भारत नहीं जीत पाया, पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट वहाँ पर जीता। उसके बाद इंग्लैंड 2010 में T20 वर्ल्ड कप का विनर बना। 2012 में वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट जीता। 2014 में श्रीलंका ने हमें यानी कि भारत को हराकर वो टूर्नामेंट अपने नाम किया, जिसमें भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया था और श्रीलंका ने वो आराम से चेस किया। उसके बाद 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने फिर से वो वर्ल्ड कप अपने नाम किया और कार्लोस ब्रेथवेट ने क्या शानदार बल्लेबाजी उस समय की थी, जब एक ओवर में 19 रन चाहिए थे और उन्होंने 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर वो टूर्नामेंट जिताया था। शानदार वो टूर्नामेंट था। उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी 2017 में और 2019 में वर्ल्ड कप होना था, इसलिए 2018, 19, 20 में वो T20 वर्ल्ड कप नहीं किया गया, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप 2019 के बाद में 2021 में T20 वर्ल्ड कप किया गया। एंड उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर बाजी मारी और उसके बाद 2022 में इंग्लैंड चैंपियन बना और 2024 में फाइनली हम लोग जीत गए और तमाम वो खुशियाँ जो हमें इतने सालों से नदारत थी वो हमें मिल गई। पूरे भारत को, पूरी भारतीय टीम को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे देश को, पूरे भारत को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही हमें खुशियों के पल देते रहें, हम लोग एंजॉय करते रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अगर आप जो भी इसमें कहना चाहते हैं भारत के लिए, ज़रूर आप 2 शब्द यहाँ पर ज़रूर कहें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी व्यक्ति पे या किसी भी घटना पे या किसी विशेष पर अगर आप कोई वीडियो यहाँ पर चाहते हैं जिससे लगता है कि आप हम समाज को कोई मोटिवेशन दे पाएँ, हम समाज को कुछ जागरूक कर पाएँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आप मेरे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे बताएं। एंड थैंक यू सो मच। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि लहरा दो, लहरा दो, झंडा भारत का आसमान में लहरा दो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके, हम भी आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सके। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।